बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे इक़्तिसादी सर्वे जारी हुआ है और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आज इस हवाले से बात की है। सबसे पहले तो इस पर जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क के काफ़ी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो बढ़ गया है और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने जिक्र किया था कि 25 बच्चे स्कूल के बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए थे। और इस दौरान एक जानिब गर्मी की शदीद लहर जारी है और दूसरी जानिब लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। उस पर मुतालिका हुकाम क्या कह रहे हैं, इसका भी जिक्र करेंगे और फिर जो कोरोना की सूरत हाल है उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चातरीन साहब, सबसे पहले तो ये कि आज आपको पता है इक़्तिसादी सर्वे जारी हुआ 2020-21 का, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी मौजूद थे, सुन रहे थे। एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा हमने गरीब की ज़िंदगी को आसान करना है, गरीब की ज़िंदगी हमारा हदफ है, उनके ख्वाब को पूरा करना है और गरीब आदमी इस बजट में हमारी अव्वलीन तरजीह होगा। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है आइंदा रोज़ बजट भी आने वाला है और आज वज़ीर ख़ज़ाना ये बात कर रहे हैं, इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म भी ये बात करते रहे। ये आज शौकत तरीन साहब ने कोई नई बात नहीं कही, ये वो बात है, ये उन बातों में से एक जुमला है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डी चौक पर खड़े होकर ख्वाब फरोशी करते रहे, लोगों को ख्वाब दिखाते रहे कि हम आएंगे तो इतने घर बनेंगे, इतनी नौकरियां मिलेंगी और लोगों को खुशहाली होगी, हर तरफ बाहर से पैसे ही पैसे आएंगे। मुराद सईद साहब कह रहे थे कि 2 अरब रुपए तो मुंह पे मार देंगे, ये उसका एक जुमला है, एक जो उन्होंने आज ये शौकत तरीन साहब ने कहा। जो ख्वाब वज़ीर आज़म ने दिखाए थे कंटेनर पर, वही ख्वाब आज हमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब दोबारा दिखा रहे हैं। शौकत तरीन साहब जो हैं वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल को समझते हैं, दुनिया के मालियाती निज़ाम को समझते हैं, पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को समझते हैं और वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जो कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, चीज़ों को बहुत समझते हैं अपनी फील्ड के हवाले से। पीटीआई के मिनिस्टर्स की ये बदकिस्मती रही है कि जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपने कम काम करते रहे हैं और दूसरी वजारतों में या अपोजिशन पर ज़्यादा हमलावर होते रहे हैं। जिस तरह के मोहतरम हमारे मुराद सईद साहब हैं, जब कल हमने बात की नेशनल हाईवे की, तो आज नेशनल हाईवे वालों ने कहा कि जी हम आपको जो है ना अपना जो बलूचिस्तान पर कल जो आपने किया तो हमारे मेंबर आएंगे। तो जब हमने उनको बताया कि लाइव प्रोग्राम होगा तो उन्होंने कहा जी लाइव में तो हम नहीं आ सकते। हमने कहा जी चलें फिर आप हम क्वेश्चंस उनको भेजे हुए हैं, हमने अगर उनका जवाब देंगे तो वो भी हम चलाएंगे। इसी तरह अपना वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद साहब, वो भी अपनी जब वज़ीर रेलवे थे तो रेलवे का क्या हाल था और वो इधर करिए। लेकिन शौकत तरीन साहब जो है, ये मैंने पस मंज़र इसलिए बताया कि शौकत तरीन साहब वो अपना काम जानते हैं और उसी पर तवज्जो देते हैं। ठीक है जी, अपने सब्जेक्ट पे उन्होंने अपने सब्जेक्ट पे बात की है। देखिए बात ये है कि ये कहना कि ये आवाम को हम खुशहाली देंगे, आवाम के ख्वाब पूरे करेंगे, ये एक खूबसूरत अल्फाज की अदायगी है। जैसे कहा जाता है ना कि बजट जो अल्फाज का गोरख धंधा होता है। बात यह है कि लोगों को इन फिगर्स से कोई गर्ज नहीं है कि क्या आपके इंटरनेशनल फिगर्स क्या हैं, आपकी ग्रोथ रेट क्या है और आपको इंटरनेशनल दुनिया में क्या कह रहे हैं। लोगों को ये है कि क्या उनको सस्ता आटा मिल रहा है, क्या उनको सस्ती चीनी मिल रही है, क्या उनको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। प्रोग्राम में आने से पहले आप तो खुद जिक्र कर रहे थे कि चिकन का जो इतना महंगा नहीं हुआ, कभी इतना महंगा हो गया। तो ये जो महंगाई का तोड़ है, ये मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल है। इस बजट पर खूबसूरत वादे और नारे ज़रूर होंगे, लेकिन ये कह देना कि जी ये कोई अच्छा बेहतर बजट पेश करेंगे या जो इक़्तिसादी सर्वे में जो चीज़ें बताई गई हैं, ये एक अल्फाज का गोरख धंधा है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप IMF के फ्रेमवर्क से ना निकलें। IMF के फ्रेमवर्क में रह के आप मेरे मज़दूर, मेरे किसान, मेरे मेहनत कश को क्या फराहम कर सकते हैं, क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो वो ऐसा कह देना कि जी ये कोई बहुत बड़ा हो जाएगा। शौकत तरीन सब चीज़ों को समझते हैं, मुआशी हालत बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं, पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, लेकिन जो हालात उनको दिए गए हैं उन हालात में कोई बहुत बड़ी बेहतरी के इम्कानात नहीं। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल टाइप स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है। इस पे दीगर फिगर्स के हवाले से उन्होंने क्या बात की है, इक़्तिसादी सर्वे क्या कह रहा है, आज शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे। हम जरा जानते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं कामरान चौधरी। जी कामरान चौधरी, बताइएगा आज इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मज़ीद क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल एजाज, कौमी इक़्तिसादी जो सर्वे है बजट के हवाले से वो आज जारी कर दिया गया है और मुल्क में 2 साल के दौरान क्या खोया क्या पाया, तमाम अहदाफ जो हैं वो हासिल किए गए या नहीं किए गए, उसके हवाले से तमाम तफसीलात से जो है वो
वजीर खजाना ने आगाह भी किया और बजट के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स थे इक्तिसादी के सर्वे के वो जारी किए गए, तो उससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसके मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 माह में जो है वो सरकारी अखराजात में शरह नमू के लिहाज से 4.2% का इजाफा हुआ है। इसी तरह से माली साल 2020 के कुल महासल GDP के 15.1% तक जो है वो पहुंच चुके हैं। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवां साल कुल अखराजात GDP के 23.2% रहे हैं। कुल मालियाती खसारा GDP के 8.1% तक पहुंच चुका है। रवां माली साल जुलाई तक मार्च तरक्याती अखराजात में गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो कमी हुई है। तरक्याती अखराजात जो है वो 653 अरब रवां माली साल, जबकि गुज़श्ता माली साल जो है वो यही अखराजात 722 अरब रुपए थे। इसी तरह से रवां माली साल जुलाई तक मार्च कुल महासल यानी कि कुल आमदन जो है वो 6.5% उसमें जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कुल महासल 4,992 अरब रुपए, जबकि गुज़श्ता साल यही महासल जो थे वो 4,699 अरब रुपए थे। जुलाई तक अप्रैल टैक्स आमदन में जो है वो 14.4% का इजाफा हुआ है। PR की जानिब से ये आदाद शुमार भी दिए गए हैं और इक्तिसादी जो सर्वे है उसमें भी इस चीज का जो है वो जिक्र किया गया। कामरान चौधरी, ये भी आगाह कीजिएगा, यकीनी तौर पर ये तमाम तर फिगर जो है वो सामने आए हैं और इस रिपोर्ट में बहुत सी चीजें इस हवाले से होंगी। ये बताइएगा, चूंकि बात की गई गरीब आदमी जो है और गरीब तबका जो है वो अव्वलीन तरजीह होगा, तो उस हवाले से क्या कुछ कहा गया है कि क्या आइंदा होने वाला है, आइंदा बजट जो आ रहा है उसमें कैसे वो तरजीह होगा, और इकोनॉमिक सर्वे इस हवाले से क्या कह रहा है? देखें एजाज, एक जो वाज़े मौक़िफ़ नए वज़ीर ख़जाना जो कि अभी 2 माह हुए हैं जिनकी नई तैनाती हुई है, शौकत तरीन, उन्होंने एक मौक़िफ़ जो है वो अभी तक उस पर डटे हुए हैं और वो मौक़िफ़ उनका ये है कि गरीब आदमी को जो है वो ना तो टैक्स उस पर लगाया जाएगा और ना ही उसके टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। बिजली के टैरिफ खास करके जो है उनमें मुसलसल इजाफे की जो है वो IMF की जानिब से दबाव भी है। आज सुबह भी जो है वो मुज़ाकरात IMF के साथ इसी वजह से नाकाम हुए हैं और बजट के बाद तक जो है वो चले गए हैं कि बजट के बाद जो है इन पर दोबारा बात होगी। IMF इस चीज़ पे जो है वो बज़िद है कि टैरिफ में इजाफा करके गर्दिशी कर्जों में जो है वो कमी की जाए। वजारत खजाना में हम सुबह के टाइम मौजूद थे, वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने वहाँ पे जो है वो 2 टॉक मौक़िफ़ अपनाया कि हम जो है वो बिजली के टैरिफ में इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आम आदमी जो है वो गरीब आदमी जो है वो इसमें बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। आमदन जो है वो गरीब आदमी की मुसलसल कम हो रही है और अखराजात जो है उसमें इजाफा हो रहा है। तो उसके बाद फिर वजारत खजाना ने सारी सूरत हाल से जो है वो वजीर आजम को भी आगाह किया। वजीर आजम ऑफिस में जो है वो डॉक्यूमेंट की सूरत में पूरी की पूरी डिटेल पहुंचाई गई। वहाँ पे वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जो है वो फिर एक ग्रीन सिग्नल दिया गया वजारत खजाना को कि वजारत खजाना अपनी हिकमत अमली के तहत IMF के साथ मुज़ाकरात को जो है वो हतमी शक्ल दे। फिर IMF के साथ मुज़ाकरात ही जो है उस पर इस चीज़ पर इत्तफाक किया गया कि बजट जो है वो इसके दौरान जो है वो IMF की कोई शराइत टैरिफ में इजाफे और टैक्स में इजाफे की नहीं मानी जाएगी। बजट के बाद जो है वो नए सिलसिले से मुज़ाकरात होंगे, आइंदा की किस्त जो है उसके हवाले से भी बात होगी और साथ में जो है वो बिजली के खास करके टैरिफ और साथ में टैक्सेस में जो इजाफा है उस हवाले से। आज जब इस बात पर सवाल किया गया वज़ीर खजाना से कि आप गरीब आदमी को किस तरह से रिलीफ देंगे, तो उन्होंने फिर यही बात दोहराई कि मैं गरीब आदमी के लिए सिर्फ ये करने जा रहा हूँ कि कल जो बजट पेश होगा उस बजट में गरीब आदमी के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोशिश ये होगी कि टैक्स में जो है वो कमी की जाए। इसी तरह से बिजली का जो टैरिफ है, अगर IMF की नहीं मानी जाएगी, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि मुज़ाकरात भी अभी नाकाम हो गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा है अपनी हिकमत अमली के तहत आप बजट तकरीर जो है वो अनाउंस करेंगे, नहीं मानी जाएगी तो महसूलात कैसे पूरे होंगे? और उसके बाद जब फिर IMF के साथ डायलॉग होगा तो क्या फिर कोई मिनी बजट की तवक्को रखें हम? देखें अभी क्योंकि एनुअल बजट जो है वो कल पेश किया जाएगा, मिनी बजट के हवाले से कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। तहम हुकूमत की जानिब से और नई जो माशी टीम है जिसमें तब्दीलियां की गई हैं, हमाद अजहर जो है वो वजारत तवानाई में चले गए हैं, खुसरो बख्तियार इन हुए हैं, इसके साथ उमर अयूब खान इन हुए हैं, शौकत तरीन इन हुए हैं। शौकत तरीन ने जो है वो बजट से 10 रोज कबल जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे कामरान अफजल उनको भी तब्दील किया। आज जो यूसुफ हैं फाइनेंस सेक्रेटरी वो जो थे उनके साथ मौजूद थे। तो माशी टीम में जो तब्दीलियां आई हैं और नई हिकमत अमली जो तैयार की जा रही है उसमें जो है वो वजीर खजाना शौकत तरीन ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो मौक़िफ़ ये है कि ऐसी स्कीम्स लाई जाएंगी जिन स्कीम्स के तहत जो है वो आम आदमी तक जो है वो फ़वाइद उनको जिस तरह से कामयाब जवान प्रोग्राम जो है उन्होंने उनको सर फहरिस्त रखा है, इसी तरह से एहसास प्रोग्राम को जो है वो उन्होंने सर फहरिस्त रखा। और ये चीज़ मैं थोड़ी सी वाज़ेह करता चलूँ कि ये वो तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जब चूँकि चुनाचे वज़ीर खजाना शौकत तरीन जो है वो वज़ीर खजाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च हुए थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो अब जो वज़ीर खजाना मौजूदा सूरत है। बहुत शुक्रिया, कामरान चौधरी हमें आगाह कर रहे थे।
शायद तरीन साहब, अब ये जो सूरत है जिसमें हम गरीब आदमी का भी इब्तिदा में हमने जिक्र किया है, बाकी तमाम तर फिगर्स अपनी जगह पे, तरसीलात ज़र में क्या हुआ, करंट अकाउंट खसारे के हवाले से वो कह रहे हैं सरप्लस हुआ, ये सारी चीज़ें आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आम आदमी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो ये कहता है महंगाई कम हुई है या नहीं हुई। बिजली टैरिफ का जिक्र किया कामरान चौधरी ने कि हम IMF की नहीं मानेंगे, और ज़ाहिर है फिर IMF की नहीं माने, टैक्स भी नहीं लगाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होगा कि हुकूमत के महसूलात कैसे पूरे होंगे और हुकूमत का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। मैं ये जवाब आपसे चाहूँगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इक्तिसादी सर्वे जो है वो जारी किया गया और गुफ्तगू की वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने। तो ब्रेक से पहले एक सवाल सजाद तरीन साहब आपके लिए छोड़ा था, वो यही कि ये फिगर्स ये तमाम तर अपनी जगह पर, मगर IMF के साथ मुज़ाकरात अगर नहीं हुए कामयाब बिजली टैरिफ पर, और वो बजट के बाद दोबारा से उनका दौर शुरू होगा, जैसे आपने कहा IMF के फ्रेमवर्क में ये बजट आएगा ना, तो उससे बाहर हम नहीं निकल सकते, तो फिर इस बजट की हैसियत क्या रह जाती है? मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैंने ये कुछ 8-10 दिन पहले एक नशिस्त में हमारी शौकत तरीन साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने शौकत तरीन साहब से ये पूछा कि आपने कहा कि पहले बड़ा ज़ालमाना निज़ाम था, और पहले वो जो चार्जशीट किया आपने हफीज़ शेख साहब को जो वज़ीर ख़जाना थे, तो मैंने पूछा कि तरीन साहब अब ये कैसी सूरत हाल होगी। देखें, बात यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ हमें बताई चीज़ें, अगर मैं उनकी वो बातें दोहराना शुरू करूँ तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि IMF से अगर हम बात नहीं करेंगे, जो आप कामरान चौधरी साहब से भी पूछ रहे थे, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम अपने टारगेट कैसे पूरेंगे। ठीक है, महसूलात का टारगेट, जो माहिर मईशत हैं और दूसरे जो लोग हैं जो माहिरीन हैं पूरे मईशत को, जो दुनिया भर की मईशत को जानते हैं और जो सरमायादाराना निज़ाम के उतार चढ़ाव को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर IMF हमें फंड्स ना दे और IMF ना दे तो हमारे पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे, अब मसाइल बहुत पैदा हो जाएंगे। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी IMF की हम कोई बात नहीं मानेंगे और हम IMF के बगैर जो है गरीबों के लिए करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। बजट में जो अदाद शुमार ये पेश करेंगे वो ऐसे लगेगा कि बहुत ज़बरदस्त आ गया जी, बजट बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप देखिएगा उसके बाद जैसे पहले हुआ है, पहले 2 बजट पेश किए ना इन्होंने, उसके बाद फिर बिजली का टैरिफ बढ़ता रहा ना। आए रोज़ आप देखते हैं, आए रोज़ आप न्यूज़ में आप खुद खबरें देख रहे होते हैं कि आ रही होती हैं कि जी इतना % बढ़ गया, इतने % बढ़ गया, इतने % बढ़ गया। गरीब आदमी को क्या आप ये कहें कि वो 10 यूनिट जलाए इतनी शदीद गर्मी में, जबकि टेम्परेचर 50 से ऊपर है? आप ये बताएं, 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और आप ये कहेंगे जी ये सिर्फ इस पे जलाएं और इतना करें, ये कैसे मुमकिन है? तो ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये सिर्फ अदाद शुमार का गोरख धंधा है, ये बातें हैं। गरीब आदमी के लिए ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी इक्तिसादी पॉलिसी है, इनकी मुआशी पॉलिसी हैं, वो सारी नाकाम हो गई हैं। गरीब आदमी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, गरीब आदमी जो है वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की में पिस चुका है। और ये इसी बात पर तो वो कर रहे हैं। जाहिद खान साहब वर्सत लाइन पर मौजूद है, ANP के मारूफ रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब वक्त देने का। सर, हम जानना चाहेंगे आपका क्या मौक़िफ़ है। आज एक आपके इल्म में इक़्तिसादी सर्वे भी जारी हुआ और शौकत तरीन साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इस बजट में गरीब आदमी जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है, उनके ख्वाबों को हम पूरा करेंगे और टैक्स भी, उन पर कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा, बिजली के टैरिफ में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तो ज़ाहिर है फिर ये इसको गरीब दोस्त बजट करार दिया जा रहा है जो आइंदा रोज़ पेश होने वाला है। क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सबसे गरीब आदमी तो शौकत तरीन है, क्योंकि अभी उसको तो रिलीफ मिल गया ना। क्या नेप का केस उसके ऊपर नहीं था? उस नेप के केस से तो उसको छुटकारा इस बात से तो मिला, जिसके ये जो झूठे वादे आवाम के साथ कर रहे, इसके अलावा और क्या मिला? देखिए, आपने आटा सस्ता कर दिया कि गरीब आदमी को तो आटा खाना है ना, गरीब आदमी ने तो चीनी पीना ना, गरीब आदमी ने तो दवाई खानी है, गरीब आदमी ने तो बिजली का बिल सस्ता देना है, तेल सस्ता करवाना है, दवाई सस्ती करवाना है। क्या वो हो गया? वो तो देखिए, इनके ये तो जो मौजूदा हुक्मरान है, वो जब ये सेलेक्टर हुक्मरान है और ये जब से आए हैं ये यही दावे करते रहे। कभी शौकत तरीन को लेके आते, इससे पहले वो जो हमारे मिनिस्टर साहब था पहले, उसको पारित कर दिया, फिर दूसरे के बारे, अभी ये तीसरा आ गया और सब अपने आप को क्लियर करवा रहे हैं।
सब अपने अपने गरीब को देखिए। इस वक्त जिस तरह गरीब का की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हर एक बंदा कहते हैं गरीब को ये दिया है, गरीब को क्या दिया? गरीब को मौत के अलावा और क्या दिया है? देखिए अभी कोरोना में कितने लोग शहीद हो गए। अभी आज भी ये सूरत हाल है कि मुल्क में कोरोना सबसे ज्यादा है। तो शौकत तरीन को एक चीज मिला कि उसको जो नेब से छुटकारा मिल गया, इसकी बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त जो गरीब आवाम की बात करें, रोजगार कहाँ मिला? चलो बता दे कि ये इंडस्ट्री लगी, उसमें इतने लोग को मुलाजिमत मिली, या आपने तनख्वाहदार तबके के तनख्वाहें बढ़ाई, या आपने और कोई रिलीफ दिया आवाम को? तो आज तक तो कोई रिलीफ मिला नहीं है। जाहिद खान साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं कि IMF से फ्रेमवर्क से जान छुड़ाने के लिए क्या किया जाए? देखिए IMF से जब तो चांद छूटेगा जब आपके कौम के एक पेज पे हो, जब आपके सारे जो इदारे वो एक पेज पे हो, जब आपके कौम और आपके मुल्क अगर हर एक आता है और वो अपने लिए उल्लू सीधा करके हुक्मरानी कर देते हैं, अयाशिया कर दे, चली जाते। देखिए आज आप प्राइम मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो अखराजात है वो हमेशा के लिए कहते हैं कि जो सारा अखराजात हो गाते। तो अभी सबसे तो ज्यादा इस हुकूमत की हुई इस इमरान खान के ये 50 रुपए का लीटर लेके हेलीकॉप्टर बनीगाला से लेके तो प्राइम मिनिस्टर हाउस आता है 50 रुपए के किलोमीटर पे। तो आप मुझे बता दें, जब इस तरह इनके वजीर हो, इस तरह इनके मशीर हो, कल वो एक खातून थी जिसकी जो वो एक बंदे के साथ लड़ी और उनको जितना गालियां दिए, जब उसको ये दुखी पे हाथ रखा कि जी आप भी तो नेब के केस है, आप तो हमारे ऊपर वजीर थे, तो उसने उसको बुरा माना। जाहिद खान साहब ये क्या किया जाए? वजीरों को कहा जाए कि आप पर करप्शन के इल्जाम हैं, वो गले पड़ते हैं। सरकारी मुलाजमीन को कहा जाए कि आप पर करप्शन के इल्जाम हैं, वो गले पड़ते हैं। ये क्या किया जाए? इस पर मीडिया क्या करे, आप बताएं। देखिए जी, मीडिया के ऊपर जो इस वक्त कर्तन है, अगर कोई भी एंकर कुछ बोलते हैं या कोई रिपोर्टर, तो उसका वही असर होता है जो अभी 3-4 रिपोर्टर्स के और 3-4 एंकर्स के इस्लामाबाद में हुआ। तो यहाँ ये तो इतना बेहिस और बेजमीर हुकूमत है कि इससे कोई तवक्को तो की नहीं जा सकती किसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इस वक्त आपके मीडिया क्या कह सकती है? आपके मीडिया की बस में नहीं है, क्योंकि ऊपर से आ जाते हैं और आपके जो हाउसेज वाले होते हैं उनको तो फिर इश्तिहार की जरूरत होती है, फिर उनकी इश्तिहार बन हो जाते हैं, आपको निकाल देगा या आपको कह देगा जबान बंदी कर दे। तो इस वक्त देखिए, इस वक्त सिर्फ अपोजिशन के सियासतदान आसान है, वरना इस हुकूमत में जितने स्कैंडल आए, ये तारीख का बदतरीन हुकूमत है। आपकी चीनी का स्कैंडल देखो, दवाई का स्कैंडल देखो, पेट्रोल का स्कैंडल देखो, आपकी बिजली का स्कैंडल देखो, आपके आटे का स्कैंडल देखो, आपके ये जो रिंग रोड का स्कैंडल देखो। मेरे ख्याल में ये हुकूमत तो स्कैंडल पे बना हुआ है। तो आप मुझे बता दें, वो जो इदारे जिसने इसको सेलेक्ट किया है, तो अभी वो भी तो जाहिर है कि उनके ऊपर भी तो उंगली उठती जा रही है। इससे पहले कभी भी इतने ओपन बात नहीं हो सकी, लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। जाहिद खान साहब, जाहिर है आप अपोजिशन में आप ये बात कर रहे हैं, मगर जो आज सर्वे जारी हुआ उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जनाब ज़र मुबादला हमारा तारीखी तौर पर बढ़ा है। दुनिया के लोग जो हैं, पाकिस्तानी नयाद जो हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद कर रहे हैं। 7 से बढ़कर 16 अरब डॉलर तक तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। और ये जो ख्वाब है जाहिर है ये बजट के बाद पूरे करेंगे ना वो। अब आइंदा वो कह रहे हैं आइंदा सालों में हमारी मईशत बेहतर हो गई, हम ख्वाब पूरे करेंगे। तो मुझे ये बता देना, ये अब ऐलान कर देना कि आटा अभी इस वक्त 70-80 रुपए पे, जिस तरह 35 रुपए पे हम 35 रुपए पे ले आएंगे, ये ऐलान कर दें। शुगर जितना इस वक्त 110 120 15 रुपए पे है, ऐलान कर देंगे जी हमारे 55 रुपए पे लेके आएंगे। वैसे सिर्फ हवाई बातें कर दे। अगर आपके जो मुबादला कि कोई आ गया, तो इससे पहले आपको याद होगा कि अभी कोई न जा सकते ना आ सकते मुल्क से। आपके सारे इदारे बैठ गए और ये कहते कि जी अगर आप बाहर से कोई चीज नहीं मंगाएंगे तो जाहिर है आपके पास सरप्लस तो होगा। अभी आप कर्जे पे कर्जे ले रहे हो, आप चाइना से कर्जे ले रहे हो, अब यूएई से कर्जे ले रहे हो, आप सऊदी से कर्जे ले, IMF के शिकंजे में आप नहीं निकल सकते हैं जब आपके कौम की यकजहती ना हो,
जब आपके इस मुल्क के अपोजिशन और सारे इदारे मिलकर इस हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए नहीं सोचेगा, ये मुल्क इसी तरह डूबता जाएगा जिस तरीके से अभी है। आप मुझे बता दें, ये सिर्फ जबानी जमा खर्चे है ना। अभी आप मुझे बता दें कि बाजार में आप जाए ना, बाजार में क्या चीज सस्ता हुआ है, गरीब को क्या रिलीफ मिला है। वो तो सबसे बात तो गरीब की वही होती है ना कि उसको दो टाइम की रोटी मिले, जिसको आप रोटी नहीं दे सकते हो, फिर आप कहते हैं कि जी हमने रिलीफ दे देंगे। आप बिजली का जो लोड शेडिंग है, इसको कहता है कि जी उसने बहुत बिजली बना दी, हमारे पास कैपेसिटी इतने है नहीं, आज लोड शेडिंग हो रही है, शार्टफॉल आ रहा है। तो ये मुझे बता दी, हुकूमत की झूठ पे तो झूठ ही बोला जा रहा है ना, ने कभी सच तो कभी बोला नहीं। वो कहते हैं वो डैम वाले जो पानी हाइड्रो हमारी पावर बन रही है उसमें मिट्टी आ गई है, इसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है बिजली। ये मुझे बता दे कि ये कब बना था ये डैम? ये 1974 में बना था ना। तो अभी कभी ये इसमें इतने सालों में कभी मिट्टी नहीं आई कि जिसने इसके वो बंद कर दिए। आज इनके लिए मिट्टी आ गई है। यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये 70 साल, ये जो आपके 50-60 साल इसके डैम के हो गए, तो किसी दिन इसमें मिट्टी नहीं आई थी। मिट्टी तो अगर आते तो उसका तो पहले से जो सर्दियों का मौसम होते उसमें सफाई कर देते। अभी इस वक्त ये कहते कि जी मिट्टी आ गई। तो ये सारे झूठे हैं, झूठे बहाने हैं। इनके पास कैपेसिटी है लेकिन ये उस तरीके से कर नहीं सकते जिस तरीके से, देखिए पहले नवाज शरीफ की हुकूमत हो या जरदारी साहब की, वो लोगों को तो रिलीफ मिलता था ना। अभी इस वक्त तो रिलीफ, उसमें तो इतने स्कैंडल नहीं आए थे। वो दोनों हुकूमतें मिलकर देखे तो आपको इतने स्कैंडल नजर नहीं आएंगे। अभी आप देखिएगा कि इसके बाद भी स्कैंडल आ जाएगा कि वो जी इसलिए किया कि ये टैरिफ में इतना इजाफा किया गया। तो कौम के जेबों पे हमेशा के लिए डाका डाला जाता है। आज भी शौकत तरीन अपनी उसकी जो नेब के केसेस से छुटकारा लेने के लिए अब जो वो कहेगा वो कहता जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि कोई फायदा इस बजट से आम आदमी को नहीं मिलने वाला। बहुत शुक्रिया आजाद खान साहब, अपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इक्तिसादी सर्वे के हवाले से जो जारी हुआ है, जिसमें गरीब आदमी के हवाले से बात की जा रही है और यही आज के हमारा भी टॉपिक है कि इसमें क्या कुछ है। सर, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो जारी हुई है, शौकत तरीन साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो तो ये बार बात करते रहे, गरीब आदमी उनके ख्वाब पूरे करेंगे, हमारी अव्वलीन तरजीह होगा। हालत यह है जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट यकीनी तौर पर आपने भी पढ़ी और हमने भी देखी है, उसमें जो आम तौर पे सर्वे में बताया जाता है कि बेरोज़गारी और गुर्बत में कितनी कमी या इजाफा हुआ है उसका जिक्र किया जाता है, वो जिक्र सिरे से इस सर्वे में गायब कर दिया गया है। इसकी क्या वजूहत है? असल में शौकत तरीन साहब ने शायद ये समझा होगा कि एतजाज़ नकी ने कौन सा ये सारा सर्वे पढ़ना है और वो जो मैं बातें कह रहा हूँ वो तो वही चलाते रहेंगे। उनको ये नहीं पता था कि ये तो एक एक लाइन बैठ के पढ़ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इक्तिसादी सर्वे में ये जो दो चीज़ें आपने बताई, गुर्बत और बेरोज़गारी, इंतहाई शर्मनाक है। इंतहाई शर्मनाक फिगर हैं। लोग बेरोज़गार हो गए हैं कोरोना की वजह से। लोगों को गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से लोगों की वो हालत होगी, लोगों के पास खाने के लिए वो नहीं है। यही वजह है कि आपको पनाह गाहें बनानी पड़ी और आपको खाने के लिए लोगों का इंतज़ाम करना पड़ा। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो खराइती इदारों पर तरक्की करता है? किसी एक मिसाल दुनिया में आप मुझे बता दें कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जहां आप खराइती इदारे बना दें और कहें जी मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क खराइती इदारों से नहीं, मुल्क कारखानों से तरक्की करता है। ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि वज़ीर ख़जाना ने जो इक़्तिसादी सर्वे पेश किया है उसमें यह बताया ही नहीं गया कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी हुई है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी कितनी हुई है। मैं समझता हूं कि ये भी इस अवाम के साथ सवाल है ना कि क्यों शामिल नहीं किया। अब अगर ये पूछा जाए वजारत खजाना के लोगों से तो वो कहेंगे मीडिया वाले इल्जामात लगा रहे हैं जी, मीडिया वाले ये कर रहे हैं। बाबा इसका जवाब कौन देगा आके? आप मुझे बताएं कि क्या इक्तिसादी सर्वे में ये नहीं होना चाहिए? इक्तिसादी सर्वे में हर चीज की गिनती होती है, हर चीज होती है जनाब, हर साल होती है। इसलिए कि ये वो क्योंकि फिगर शर्मनाक है इसलिए शामिल करना मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब ही नहीं समझा। आप क्या बना रहे हैं कौम को? आप कौम के लिए क्या बना रहे हैं? कौन से ख्वाब कौम के पूरे कर रहे हैं? आपने कौम को तीसरा बजट दे रहे हैं, मुसलसल गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और शौकत तरीन साहब आके यहाँ के ख्वाब फरोशी कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 136 दिन खड़े होकर डी चौक पे बातें करते रहे। सर इस तरह काम नहीं चलेगा। ये आपका तीसरा बजट है और चौथा जो बजट होता है ना सर, उसके बाद तो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग इलेक्शन में जोड़ तोड़ शुरू करना शुरू कर देते हैं। तो आप 3 साल में आपने क्या किया जो आगे आप वो कर लेंगे? सूरत हाल ये है कि यहाँ जिस आदमी को कहा जाए, जिसके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे जाएं कि बाबा इसका जवाब दो, वो आगे से कहता है कि मुझसे ईमानदार तो फरिश्ता ही कोई नहीं है इस मुल्क में। मैं आज
सुबह सेक्रेटरी हेल्थ के पास में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको ये बात कही। मैंने कहा सर ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता कि आप डेंटल डॉक्टर को कहें कि जाके जनाब तुम यहाँ सर्जरी लोगों की करनी शुरू कर दो और लोगों के हार्ट के ऑपरेशन करने शुरू कर दो। इस तरह काम नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि मनपसंदी है, अपनी पसंद के लोगों को लगाया जा रहा है, पूरे का पूरा सिस्टम बैठ गया। कोई मुल्क का आप देख लें इदारा, कोई वो देख लें, वो जनाब बैठा मेरे ख्याल में तो सजाद तरीन साहब करप्शन बढ़ गई है इसमें। ये करप्शन का आप जिक्र करते हैं, करप्शन इनका नारा था, करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा था। मेरे ख्याल में तो इनको एक और काम करना चाहिए था, इनको इनोवेशन देनी चाहिए थी कि जनाब हम इकोनॉमिक सर्वे में ये करप्शन के हवाले से जितनी हमने रिकवरी की है वो भी उसमें शामिल करते हैं। आपने क्या कुछ करप्शन को ख़त्म करके और जो रिकवरीज की हैं उसका मुल्की ख़जाने को कितना फ़ायदा हुआ है आपके इस नारे का, वो भी आपको शामिल करना चाहिए था। आप इदारों की बात कर रहे थे कि हर इदारा ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन। मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो ये कहा जाता था ना, मिनिस्टर करप्शन करते हैं जी, सेक्रेटरी करप्शन करते हैं। आप छोटे छोटे ओहदेदार सरकारी इदारों के करोड़ों रुपए की उनकी जायदादें हैं, करोड़ों रुपए की जायदादें, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं मेरे पास जो उन्होंने अपने भाइयों और बहनों के नाम किए हैं। और अगर उनसे ये पूछा जाए कि यार ये जायदाद किसकी है, तो वो कहते हैं जी ये मीडिया वाले तो हमारे खिलाफ करप्शन के ऐसे ही कह रहे हैं जी, ये तो हमें परेशान कर रहे हैं और फलान कर रहे हैं। बाबा ये किधर से ली है, ये इसको कोई मनी ट्रेल तो होगी ना। देखें बात ये कि आपने एक मोबाइल खरीदा, आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी, आपको वो पता है, आपको आज एफबीआर पूछे कि भाई ये कहां से आपने लिए, तो आप उसका जवाब देंगे। आपके पास घर है तो आप जवाब देंगे कि ये मैंने कहां से खरीदा है। अगर ये कोई बात नहीं है कि जनाब ये क्योंकि वो फलां का है, ये फलां का है और ये फलां का है, भाई वो जिसका है वो ही मनी ट्रेल बता देना। ये जो बात यह है कि पहले तो वजीरों की और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बारे में कहते थे इन 3 सालों के दौरान छोटे छोटे मुलाजमीन करोड़पति बन गए हैं, करोड़पति, कबाड़ियों के काम करने वाले करोड़पति बन गए हैं, जिनका आधा खानदान कबाड़ियों का काम करता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और वो जनाब यहाँ करोड़पति बन गए। शहर की अहम मुख्तलिफ, इस्लामाबाद में नहीं, कराची में और मुख्तलिफ जगहों पर उनकी जायदादें बनी हुई हैं। तो वज़ीर आज़म अपने अपोजिशन के मुखालिफिन के बारे में करते हैं कि जो कल का लोहे का कारोबार करते थे वो करोड़पति बन गए यहाँ पे, और वो तो यहाँ पे आके हुकूमत करते रहे। ये तरकीब तो वज़ीर आज़म अपने मुखालिफिन के हवाले से करते हैं, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि इस दौर हुकूमत में ये कुछ हो रहा है। सर एक कबाड़िया ख़ानदान है, उसके बारे में आइंदा आने वाले चंद दिनों में मैं आपको एक स्टोरी ब्रेक करेंगे। वो कबाड़िया ख़ानदान जो है उसका एक फ़र्द जो है वो करोड़पति बना है इस हुकूमत के 3 साल दौरा में। ये जो रियासत मदीना बनाने जा रहे थे, वो कबाड़िये ने क्या किया है वो मैं आपको उसकी सारी डिटेल बताऊंगा। उनकी सारी वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं, उसके कहाँ कबाड़ खाने थे और उन कबाड़ खानों में किस किस इदारे का सरकारी माल बिकता रहा है। यार जुल्म की इंतहा है, मुल्क को लूटा जा रहा है। पहले तो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सतह पे करप्शन थी, ये कहते हैं हम करप्शन खत्म कर देना। अब नीचे इदारों में करप्शन जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई रोक नहीं पाएगा। और आप देखिएगा कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी, इसके बाद जो चीज़ें सामने में आएंगी तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कहानियां सामने नहीं आई होंगी जो इनके बाद आएंगी कहानियां। वो स्कैंडल जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, अभी आज़ाद खान साहब ने भी ये जिक्र किया कि स्कैंडल्स की एक तारीख है जो कि अभी सामने आ गई है। बहुत सी रिपोर्ट, वो कहते हैं जनाब हम रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, इससे पहले रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती रही। हमें रिपोर्ट्स पब्लिक करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ज़रूर पब्लिक करें, वो करनी चाहिए, मगर उस पर एक्शन भी होना चाहिए ना। सवाल यह है कि आप रिपोर्ट पब्लिक करके और उसके बाद बैठ जाएं, उस पर कोई एक्शन ना हो, तो हमें उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का क्या फायदा हुआ। चाहे वो चीनी के हवाले से रिपोर्ट हो, चाहे वो गंदुम के हवाले से रिपोर्ट हो, चाहे कोई हो, पब्लिक करने का क्रेडिट लेके क्या साबित करना चाहते हैं? कौन सी कार्रवाई की है आपको पता है? ये कल के आइंदा हफ्ते के प्रोग्राम में ये मैं बताऊंगा। ये बजट पास कराने के लिए जहांगीर तरीन से क्या सौदे कर रहे हैं, क्या ये समझ रहे हैं कि हमें नहीं पता? सर पसे पर्दा जो चीजें हो रही है वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं। ये बजट पास कराने के लिए गवर्नर पंजाब साहब क्या कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या ऑफरें हो रही हैं। बात ये है कि जिस अगर ये पब्लिक कर दी, भाई एक्शन क्या हुआ है जहांगीर खान के खिलाफ, जहांगीर खान तरीन के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, आप मुझे बताएं। बाकी जितने लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? तो मैं ये समझता हूं कि ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में। पहले तो हम यहाँ कहानियां सुनते थे ना कि फलाना करप्ट, आने जब ये हुकूमत नहीं होगी तो आप छोटे छोटे मुलाजमीन के बारे में देखिएगा कि कितनी कहानियां, कितने डॉक्यूमेंट्स उनके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मामला जो हमें दरपेश है, एक जानिब तो ये बजट के हवाले से मेरे ख्याल में ये गो के इसको कहा जाता है कि ये कबल अज़ वक्त होगा, मगर नज़र ऐसा आ रहा है कि इस बजट के बाद इनकी फिगर्स में तब्दीली इनको लानी पड़ेगी,
क्योंकि जब तक IMF राजी नहीं होगा ये बजट के ये फिगर जो है मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं हो सकेंगे। और इसके साथ साथ ये लोड शेडिंग का जो अजाब हमारे सरों पर मुसल्लत है, इससे पहले भी लोड शेडिंग मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में होती रही है, उस पर तनकीद भी होती रही है, मगर वो एलानिया लोड शेडिंग थी और जाहिर है उसके लिए फिर अल्टरनेट तरीके मुतबादल ज़राए कोशिश की गई, गो के उस पर भी बड़े स्कैंडल्स आए, इल्ज़ामात लगे। अब जो सूरत हाल है लोड शेडिंग की, कल हमने जिक्र किया 25 बच्चे बेहोश हो गए, गर्मी की ये सूरत हाल है। और आप जो वजह बता रहे हैं, अभी जाहिद खान साहब से भी मैंने ये जिक्र किया, वो कह रहे हैं जी तरबेला डैम में चूंकि मट्टी भर गई, मट्टी की वजह से वो पानी का जो एक सतह होती है वो बरकरार नहीं रह सकी, इसकी वजह से बिजली का शॉर्टफॉल हो गया और लोड शेडिंग का ये अजाब हमारे शहरियों को झेलना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जब वो नाहलियों की एक दास्तान लिखी जाएगी ना, तो ये फिर एक बहुत बड़ी होगी कि कौन कौन कितना कितना नाहिल था। क्या इनको जून में ये पता चला है कि डैम में पानी भर गया है, मट्टी भर गई है? क्या ये हर साल नहीं ऐसा होता? क्या कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था? वजह क्या है? वजह वही है जो मैंने आपको बताया है ना, कि आज सुबह सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैंने कहा कि जनाब आप डेंटल डॉक्टर को लगा दें हार्ट सर्जरी पर, तो यही हाल होगा ना। ये नाइल लोग लगे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है। आज 50 दर्जा गर्मी पड़ रही है, मुल्क की हालत लोगों को देखें। अभी मेरे मोबाइल पर जनूबी पंजाब से दर्जनों मैसेज आए हुए हैं कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में 20-20 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कर रहे हैं? आधा घंटा बिजली आ रही है, 3-3 आप नवाज शरीफ साहब को करप्ट कहते थे और पता नहीं क्या कुछ अभी तक कह रहे हैं, मुकदमा भुगत रहे हो पूरी फैमिली के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। यार उनके दौर में बिजली तो आ गई थी ना। राजा परवेज अशरफ के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा गया, वो अदालतों ने उनको बरी कर दी है। ये जो सूरत हाल है, मट्टी वाला तो मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि भाईजान ये तो हर साल की तरह, ये तो एक बाय डिफॉल्ट मट्टी ने आना है, आपका काम है उसको ठीक करना। ये क्या एक्सक्यूज आप पेश कर रहे हैं कि मट्टी आ गई और उसके बाद लोड शेडिंग में इजाफा हो गया? सर आप तो छोटे शहरों की बात करें, जनूबी पंजाब में वैसे बहुत गर्मी पड़ती है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर में ये सूरत हाल है कि हर आधे घंटे के बाद घंटा बिजली गायब हो रही है। इससे पहले बड़े शहरों में तो आप दे रहे थे ना, इंडस्ट्री चल रही है जहाँ पे। मैं आपको अर्ज करूँ कि सूरत हाल ये है कि इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। और आप देखिएगा बजट पास होने के बाद आगे आप देखिएगा कि कितनी सूरत हाल जो है ख़राब होती जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में भी इस पर मजीद गुफ्तगू होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।